ओके, रूटीन न्यूबॉर्न केयर यानी कि जो बेसिक चीजें आपको बच्चे में ध्यान रखना है उसके पैदा होते ही। पहले तो उसका जो नाभि है उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में कुछ जगह में नाभि में काऊ डंग यानी कि जो गोबर है उसका थोड़ा मात्रा लगाने का प्रैक्टिस रहता है। वो बहुत ही गलत है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। सेकेंडली, ऑयल मसाज, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है इंडिया में और ये सही है। लेकिन आपको कुछ भी मेडिकेटेड ऑयल यानी कि जिसमें ज़्यादा कॉस्मेटिक केमिकल्स हो वो नहीं इस्तेमाल करना है। जो नेचुरल ऑयल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो बच्चे के शरीर का जो तापमान है उसको सही रखने में और उसके त्वचा को रूखा ना हो इसको ध्यान रखने में मदद करता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ स्लीप यानी कि बच्चों को कभी भी पेट के बल नहीं लेटाना चाहिए। हमेशा बच्चे को पीठ के बल ही लेटाना चाहिए क्योंकि पेट के बल लेटाने से रिस्क रहता है कि जो बच्चा खाया है वो ऊपर आए और उसके फेफड़े में चले जाए या कानों में चले जाए और उन भागों में बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है और अगर फेफड़े में जाए तो बच्चे के जान को भी खतरा हो सकती है। नेक्स्ट, तो डेंजर साइंस यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी में वो क्या चीजें हैं, अगर होता है तो आपको तुरंत अस्पताल ले आना है। पहले तो वो ठीक से फीडिंग नहीं ले रहा है, मिर्गी यानी कि दौरे वो होना, अगर बच्चे जो रोज हरकत करता है उससे बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसका सांस लेना, सांस 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है वो आप कैसे देखोगे। उसका पेट जिस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है, वो एक होता है। तो जितनी बार वो सांस ले रहा है या सांस ले रही है, अगर वो 60 से ऊपर है, ये न्यूबॉर्न मतलब पहले महीने की बात है, ये अगर ये 60 से ऊपर है मतलब उसको कुछ ना कुछ फेफड़े में प्रॉब्लम है। चेस्ट एंड्रॉइंग मतलब जब बच्चा सांस लेता है तो उसकी हड्डी के नीचे पेट अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं चेस्ट एंड्रॉइंग। फिर अगर उसका टेम्परेचर 37.5 डिग्री से ऊपर हो, सॉरी डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो या 35.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। नेक्स्ट, कुछ चीजें जो साधारण है जिससे पेरेंट्स को काफी बार टेंशन होता है। पहली चीज, वेट लॉस इन फर्स्ट फ्यू वीक्स। बच्चे के पैदा होने के शुरू के 1 हफ्ते में बच्चे का वजन लगभग 10% तक घट सकता है, वो नॉर्मल है। अगर वो दूसरे तीसरे हफ्ते तक बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद लगभग 20 या 40 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्राइंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन यानी कि पेशाब करते वक्त, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा पेशाब करने से पहले उसको रोने का मन करे और वो रोता है तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो कॉमन है। क्योंकि जब उसका जहाँ पे पेशाब भरता है वो थैली जब भर जाता है तो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है और वो रोता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा पेशाब करने के दौरान रो रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब आपको डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। बेदिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक नाभि नहीं गिरता सिर्फ स्पंज से उसको गीला करना एडवाइजेबल है। दूसरी चीज, उसके बाद से आप जैसे प्रैक्टिस करते हो वो कर सकते हो। दूसरी चीज, नहलाते वक्त सिर को सबसे आखिरी में धोना है, सबसे पहले उसको सुखाना भी है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का सिर उनके शरीर के मुताबिक जो उसका एरिया है बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा शरीर से जो तापमान निकलता है बाहर और बच्चे का शरीर का तापमान कम हो जाता है, वो सिर से वो गर्मी निकलने की वजह से होता है। तो हमेशा बच्चे के सिर को सबसे आखिरी धोना है और सबसे पहले उसको सुखाना है। तीसरी चीज, बच्चों में ये सुरमा और जो ये बेबी पाउडर लगाना जितना आप अवॉइड कर सकते हो वो बेटर है, क्योंकि सुरमा से या काजल से आइस में इन्फेक्शन। दूसरी चीज, बेबी पाउडर आपको पता नहीं चलता लेकिन जब आप उसको लगाते हो वो इतना छोटा होता है कि उसके लंग्स के अंदर वो उसको अंदर ले लेता है, आपको ये नहीं पता
पता चलता है, लेकिन पाउडर लगाने से वो उसको अंदर ले लेता है और वो उसके लंग्स के लिए अच्छा नहीं रहता। आपको उस वक्त वो पता नहीं चलेगा, बाद में उसको कुछ एलर्जी होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। समझ गए? तो पाउडर जनरली अवॉइड करना बेटर रहता है। नेक्स्ट, दूसरी चीज, शुरू के कुछ महीने में जब बच्चा दूध अंदर लेता है तो थोड़ा सा दूध निकल आना ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो नॉर्मल है। उससे भी पेरेंट्स को कई बार टेंशन होता है कि बच्चे बार बार वॉमिट कर रहे हैं करके आते हैं। इट इज नॉर्मल, इट इज अ कॉमन कंसर्न। उसकी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं वो चीजें जो बोला, यानी कि इतनी बार पेशाब करना और सोना और वजन बढ़ना, अगर ये चीजें ठीक है तो ये होना नॉर्मल है। दूसरी चीज, रैश और स्किन पीलिंग। शुरुआत में कई बार बच्चों के त्वचा में थोड़ा सा लाल रंग आ सकता है, वो नॉर्मल है अगर वो सिर्फ कुछ दिनों तक रहे तो। दूसरा, जैसे आप लोगों को पिंपल आता है उस तरीके से कई बार बच्चों को रैश आता है। अगर वो 10 नंबर से कम हो, यानी कि एक हाथ में एक इधर ऐसे 3-4 है तो ठीक है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा है मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है उसको, उस टाइम उसको हॉस्पिटल ले आना है। लेकिन अगर 10 से कम है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, डायपर रैश कॉमन पॉइंट है, यानी कि डायपर जितना आप कॉटन का सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो उतना बेहतर रहता है। नेक्स्ट, ये कॉमन मिथ्स यानी कि जो गलत प्रैक्टिस इंडिया में होता है, एक तो काजल लगाना, तेल कान में लगाना, ये बहुत गलत है, नहीं करना ये। काउ डंग ऑन कॉर्ड, ये कुछ जगह में प्रैक्टिस किया जाता है इसलिए मैंने ये डाला है। नाभि में गोबर डालना वो बहुत गलत होता है। फिर न्यूबॉर्न को शहद देना वो भी गलत है, नॉट टू बी गिवन। इन सारी चीजों से बच्चों को इन्फेक्शन होता है, उसकी सेहत को वो असर करेगा। नेक्स्ट, ओके, 2 प्रेगनेंसी के बीच में मिनिमम 2 इयर्स का गैप बच्चे के लिए और आपके लिए, मदर के लिए और दूसरे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, और जो पहला बच्चा है उसके लिए भी जरूरी है। क्योंकि एक बच्चा जब होता है तो वो बॉडी पे बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। जितने शरीर में जो पोषक और सब कुछ है सब यूज होके सब खत्म हो जाता है। तो एक इंसान के शरीर को 2 साल मिनिमम चाहिए उसको सब रिस्टोर करने के लिए। वो जो आयरन, कैल्शियम सब कुछ जो कम हो जाता है उसको वापस उसी मात्रा तक लाने के लिए, ताकि जो दूसरा बच्चा अगर हो रहा है उसको भी सही पोषक मिले, उसके लिए मिनिमम 2 साल का गैप जरूरी है। नेक्स्ट, माइलस्टोन्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूँ। माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया रहता है ना, यानी कि इस उम्र तक बच्चे को बोलना चाहिए, इस उम्र तक बच्चे को खड़े होना चाहिए, इस उम्र तक बैठना चाहिए, है ना। तो इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ा हुआ है, और इसके एक्चुअली ये सिंपल, बहुत ही लंबा सा चार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं कि इस महीने तक ये होना चाहिए। तो ये आप लोगों को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक चीज है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप कभी भी स्मार्टफोन में इंफॉर्मेशन वगैरह ढूंढते हो तो ये एक अच्छी चीज है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, इसका जस्ट एक सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाती हूँ। अपर एज लिमिट, यानी कि मैं जो सिंपल चीजें दिखा रही हूँ कि किस उम्र तक कई चीजें बच्चों के डेवलपमेंट वाली कई चीजें उसमें शुरू होना चाहिए। यानी कि 2 महीने तक विजुअल फिक्सेशन, यानी कि कुछ आप अगर उसको दिखाओ तो उसकी तरफ वो देखें, वो लगभग 2 महीने तक होना चाहिए। वोकलाइजेशन, यानी कि गले से आवाज निकालना वो 6 महीने तक एटलीस्ट मिनिमम उस एज तक होना चाहिए। सिटिंग विदाउट सपोर्ट के बिना बैठना, वैसे तो 8 महीना होता है, बट ये अपर एज लिमिट है, यानी कि इस उम्र तक तो होना ही चाहिए। इस उम्र तक नहीं हो रहा है मतलब कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना, पीडियाट्रिशियन को दिखाना बेहतर रहता है। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट के बिना बैठना 10 महीने तक। स्टैंडिंग विद असिस्टेंस, यानी कि कुछ भी टेबल या कुछ वॉल को पकड़ के खड़ा होना, वो होना चाहिए लगभग 12 महीने तक। हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, बेसिकली जो बच्चा चारों इसमें क्रॉल करता है वो 12 से 14 महीने तक होना चाहिए। स्टैंडिंग अलोन, खुद से खड़ा होना,
महीने तक तो होना चाहिए। वॉकिंग अलोन, 18 महीने तक बच्चा खुद से धीरे धीरे चलना शुरू करना चाहिए। सिंगल वर्ड, मम्मा पापा, जो सिंगल वर्ड है, हालांकि इससे पहले होता है लेकिन ये अपर एज लिमिट है। सिंगल वर्ड एटलीस्ट 18 मंथ्स तक। फिर खेलना 3 साल तक, है ना। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है। फौज में वैसे इससे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होता। फौज का फैसिलिटी में जो भी दिखाते हैं उन सभी को डिलीवरी के बाद कार्ड मिल जाता है ना, इम्यूनाइजेशन कार्ड मिल जाता है, जिसमें कौन से हफ्ते में कौन सा टीकाकरण आपको टीका देना होता है वो लिखा होता है। तो आप बस उसको फॉलो करने से सही रहेगा। इससे कई सारी जानलेवा बीमारियां हो सकते हैं टीका दे